अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हमने आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन करना है, यानी कि उनका पता चलाना है कि मुख्तलिफ आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज क्या हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हमने देखना है। उसके लिए हमारा मेथड कौन सा है जी? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है, एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका क्या नाम है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज को क्या करता है जी? मेजर करता है, ठीक है ना। और ये कौन सी टेक्निक के अंदर इस्तेमाल होता है? ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसका प्रिंसिपल है कि ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जो टेक्निक है ना, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, ठीक है। यानी कि ये इसका असूल क्या है, इसका जो है वो काम करने का तरीका क्या है। कहता है इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले जो हमने सब्सटेंस लिया है ना, उसको क्या कर लेना? वोलेटिलाइज कर लेना है। वोलेटिलाइज का मतलब क्या होता है कि उसको वेपर फेस में कन्वर्ट करना। वो आपका मॉलिक्यूल लिक्विड फेस में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म फेस में भी हो सकता है। यानी कि आपका जो एलिमेंट है वो लिक्विड फेस में भी हो सकता है और सॉलिड फेस में भी हो सकता है। तो अगर आपके पास जिस भी फेस में है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या कर लेना है? वोलेटिलाइज कर देना है। वोलेटिलाइज का मतलब आपने उसको वेपर फेस में कन्वर्ट कर देना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है? फिर उसको क्या कर देना है? आयोनाइज करना है। आयोनाइज का मतलब यानी कि आयंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम पास करवा कर उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? आयंस में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि आयोनाइज्ड कर लेना है। फिर वो जो आपके पॉजिटिव आयंस बनेंगे, गैशियस पॉजिटिव आयन, वो जो बनेंगे उनको फिर आपने क्या कर लेना है? सेपरेट करना है। किस बुनियाद पर? उनकी चार्ज यानी कि मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर उनको क्या कर लेना है? सेपरेट करना है। फिर उनको रिकॉर्ड कर लेना है किसी एक स्पेक्ट्रम के ऊपर, उसकी पीक्स देखकर उसको किसी स्पेक्ट्रम के ऊपर रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करके उसको सेव कर लेना है। और उसके लिए जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सा होगा? मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम क्या होता है? मास स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी जो है वो आपके आइसोटॉप्स की मास टू चार्ज रेशो को एक्स एक्सिस पर लिखा जाता है और रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को, यानी कि उनकी रिलेटिव एबंडेंस को, कि उनकी जो है वो किसकी मिकदार, एक एलिमेंट के कौन कौन से जो आइसोटॉप्स हैं और उनमें से कौन सा आइसोटॉप ज़्यादा जो है वो एबंडेंट के साथ पाया जाता है, ज़्यादा एबंडेंसी के साथ पाया जाता है। वो जो रिलेटिव एबंडेंसी है ना, वो वाई एक्सिस पर लिखनी है, ठीक है, और चार्ज टू मास रेशो उसकी एक्स एक्सिस पर लिखनी है। और इसी बुनियाद पर ही फिर एक ग्राफ, एक स्पेक्ट्रम बनेगा जो इस टेक्निक का क्या होगा? रिजल्ट होगा। उम्मीद है यहाँ तक इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। शॉर्ट फॉर्म में दोबारा बता देता हूँ। इस टेक्निक के अंदर हमने सबसे पहले आपका जो एलिमेंट है उसको वोलेटिलाइज कर देना है, वेपर फेस में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसको आयनाइज करना है हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर उससे जो पॉजिटिव आयन बनेंगे उसको चार्ज टू मास रेशो की बुनियाद पर सेपरेट कर लेना है। फिर उसको जो है वो रिकॉर्ड करना है पीक की शक्ल में और फिर स्पेक्ट्रम बनाना है। उस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होगा? रिलेटिव एबंडेंस होगी और उसके अलावा चार्ज टू मास रेशो होगी और उस पर जो पीक्स बनेंगी वो पीक्स हमें क्या बताएंगी? ये बताएंगी कि आपका कौन सा आइसोटॉप ज़्यादा एबंडेंसी के साथ पाया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद
हम देखते हैं इस हिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमेट्री किस किस ने दी थी और किस किस बुनियाद पर दी थी। तो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने कौन सा स्पेक्ट्रोग्राफ देखा था, एस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ देखा था, ठीक है ना। वो क्या काम करता था, वो इस बुनियाद पर बनाया गया था कि वो एटॉमिक मैसेज को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ एलिमेंट के आइसोटोप को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उनके बारे में बताया गया। ठीक हो गया। ये इस बुनियाद पर बनाया गया था, किस बुनियाद पर, कि ये एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ है जो क्या करेगा, मुख्तलिफ आइसोटोप्स की उनकी एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर आइडेंटिफिकेशन करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो है एक और जो है वो एक और इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, एक और आला बनाया गया था, उसको क्या नाम दिया गया था, डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसका क्या काम था, इसका ये काम था, ये उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता था, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता था, उन एलिमेंट्स की पहचान करता था, आइडेंटिफिकेशन करता था, जो एलिमेंट्स कौन से स्टेट में मौजूद होते थे, सॉलिड स्टेट। अच्छा जी, अब जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसका जो है वो प्रोसीजर देखते जाते हैं और इसका अमल देखते जाते हैं किस तरह होगा। कहता है सबसे पहले हमने बताया था आपको कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उस सब्सटेंस को वोलेटिलाइज कर लेना है। हमने यहाँ पर आपको पहले भी बताया था, उस सब्सटेंस को सबसे पहले वोलेटिलाइज कर लेना है। वोलेटिलाइज मतलब वो सब्सटेंस को आपने क्या कर लेना है, वेपर फेस में कन्वर्ट कर लेना है, जिस सब्सटेंस के आपने आइसोटोप को सेपरेट करना है। ठीक है, कहाँ करेंगे, वो जिस जगह पर आपने वेपर्स बनाने हैं या जो वेपर्स बनेंगे उनका प्रेशर क्या रखना है, बहुत ज़्यादा लो रखना है। कितना रखना है, 10 पावर -6 to 10 पावर -7 टॉर उसका प्रेशर रखना है। ठीक है ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया वो सब्सटेंस, वोलेटिलाइजेशन हो गई। दूसरा स्टेप हमने आपको बताया था, उसकी क्या कर लेनी है, आयोनाइजेशन। फिर उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, उन वेपर्स को आयोनाइजेशन चैम्बर में, जहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि तेज़ी से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन, वो जो गैस मालिक्यूल्स होंगे, वेपर्स मालिक्यूल होंगे, उनके साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आकर टकराएंगे। टकराने के बाद उन वेपर्स को क्या कर देंगे, आयोनाइज्ड कर देंगे। यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आकर उनसे टकराएंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे और वो जो है वो किस आयोनाइज्ड हो जाएंगे। और आयोनाइज्ड होकर जब उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयन आइसोटोप्स आपको मिल जाएंगे, जिनके मैसेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, जो उनके अंदर जो है वो आइसोटॉप्स की नेचर होगी, उसी तरह के उसके जो है वो क्या होंगे, मुख्तलिफ मैसेज होंगे। वो आपके पास मुख्तलिफ मैसेज वाले पॉजिटिवली चार्ज आइन जो है वो ना स्पीशीज़ आपकी वहाँ पर क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। अब फिर उनको क्या करना होगा, हमें सेपरेट करना होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आया। आगे चलते हैं इसको लेकर। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव आयन हमारे हर आइसोटॉप्स के बने थे, उनकी सेपरेट मैस टू चार्ज वैल्यू होती है। मैस टू चार्ज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हमें एक आइसोटॉप का मैस और उसके चार्ज की स्ट्रेंथ बताई जाती है। ठीक है ना, वो जो आपके आइंस बने थे, पॉजिटिवली चार्ज आइन आइसोटॉप्स, उनकी हर आइसोटॉप की सेपरेट मैस टू चार्ज वैल्यू होती है और इसी मैस टू चार्ज वैल्यू की बुनियाद पर हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। समझ आ गई। अब जो है ये जो आयन बन गए हैं ये वहीं पर मौजूद हैं, उसी चैम्बर के अंदर मौजूद हैं, आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर। अब उनको फर्दर क्या करवाना है, एक्सेलरेट करवाना है। देखें आपके नीचे जो है वो ये फिगर जो है वो 1.2 आप सबको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर हमने जो जो आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, सबसे पहले जो है वो कौन सा चैम्बर है जी, हीटेड फिलामेंट, जहाँ पर क्या हुई है आपकी वेपराइजेशन हुई है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, नेगेटिव ग्रेड है। ये नेगेटिव ग्रेड ने क्या किया, आपकी आयनाइजेशन करवाई है। उसके बाद अब ये आयनाइजेशन के बाद इन चार्जेस को मूव करवाना है फर्दर आगे। तो ये इनको करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी, हाई जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कितना,
500 से 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इन परफोरेटेड कैथोड के परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के अंदर। परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स कौन सी होती हैं? जिनके दरमियान में क्या होता है? होल होता है। इन्हीं होल से ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे किसके ऊपर? नेगेटिवली प्लेट्स की तरफ। क्योंकि जब आप जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, तो ये जो है आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन ये फौरन से अट्रैक्ट करेंगे किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसी तरह से इसी वजह से इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? आयन की बढ़ जाएगी और ये आयन क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेट हो जाएंगे। बेसिकली ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसीलिए अप्लाई की जाती है ताकि इन चार्जेस को क्या किया जा सके? एक्सेलरेट करवाया जा सके। अब है इन चार्जेस को इनकी मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर इन आयंस को क्या करना है? सेपरेट करना है। अब इन आयन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवाया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवाया जाता है ताकि इनको इनके मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर सेपरेट किया जा सके। एक्चुअली असल में क्या होता है कहता कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनको क्या कर देती है? स्ट्रॉन्गली जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या करवाती है? मूव करवाती है इन आयन को। जैसे ये सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उसके बाद ये देखें यहाँ पर जो है वो ना यहाँ पर इनको सर्कुलर पाथ में क्या करवाएगी? मूव करवाएगी और फिर इनको इनकी डेफिनेट मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर इनको एक के बाद एक जो है वो नीचे फेंकती जाएगी। ये देखें नीचे जो है वो फेंकती जा रही है। नीचे क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोमीटर। ये इलेक्ट्रोमीटर क्या करेगा? इन आयंस को क्या करता जाएगा? कलेक्ट करता जाएगा, जिनको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है? नीचे की तरफ थ्रो कर रही है। अब ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है मैस टू चार्ज रेशो का और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का। इसमें जो H है ना वो मैग्नेटिक फील्ड है, R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो रेडियस जिससे आपका जो है वो सर्कुलर पाथ में आयन मूव कर रहे हैं, और 2E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहता है H जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, E जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, R जो है वो रेडियस है सर्कुलर पाथ का। कहता है जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हुए आपका रेडियस भी बढ़ जाता है। इसकी क्या वजह है? हम देख रहे हैं, देखें आपका ये जो R है और ये E है, ये दोनों क्या है? डिवाइड हो रहे हैं। अब ये E जो है इधर डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इस तरफ ले जाए तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, E जो है आपका क्या हो जाएगा जी? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके जी? आपके R स्क्वायर के। ऐसे ही है। इसका मतलब अगर E बढ़ेगा तो आपका रेडियस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब रेडियस बढ़ेगा तो मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर आपके मुख्तलिफ आयंस जो पॉजिटिव आयन है वो जाकर क्या करेंगे? गिरेंगे। यही काम कहता है हम क्या करके आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करेंगे, नीचे आपके आयन गिरेंगे, वो नीचे आयन कलेक्टर के ऊपर जाकर गिरेंगे और हर आयन जो क्या प्रोड्यूस करेगा? फिर इलेक्ट्रिक करंट। अब हम फंक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोमीटर का। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रोमीटर एक आयन कलेक्टर है, वो जो आयन ऊपर से नीचे गिर रहे थे उनको कलेक्ट करेगा और उन्हीं आयंस के मुताबिक इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जितना जो है वो आपके आइसोटोप्स की मैस टू चार्ज रेशो ज़्यादा होगी उतनी उसकी रिलेटिव अबेंडेंस ज़्यादा होगी। जितनी किसी आयन की रिलेटिव अबेंडेंस ज़्यादा होगी उतना ही आपका करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हर आइसोटोप्स के आयन के मैसेज डिफरेंट होंगे और वो डिफरेंट मैसेज के साथ आयन कलेक्टर के ऊपर जाकर गिरेंगे और डिफरेंट जो है वो करंट की स्ट्रेंथ क्या करेंगे? देंगे और हम है वो डिफरेंट करंट जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेंगे? मेजर करेंगे। अब हर केस के अंदर स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी जो आइसोटोप्स अपनी अबेंडेंसी ज़्यादा दे रहा है, यानी कि अगर किसी भी आपके एलिमेंट के 3 आइसोटोप बन रहे हैं तो ऐसा आइसोटोप्स जो मिकदार में ज़्यादा मौजूद है उसका करंट भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसी करंट से हमें पता चलेगा आपका आइसोटोप्स कौन सा ज़्यादा मौजूद है। इसी एक्सपेरिमेंट को हमने कार्बन 12 यानी कि कार्बन के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया जाता, जिसमें हमें कार्बन 12 के जो है वो आइसोटोप ज़्यादा मिले थे। वो कितने मिले थे? तकरीबन 98 पॉइंट एंड समथिंग मिले थे और इसी करंट की बुनियाद पर हमने क्या किया था? उसको सेपरेट किया था। जिसका करंट ज़्यादा था उसको फिर आगे भेजा, उसको एम्पलीफाई किया, उस एम्पलीफाई की बुनियाद पर हमें पता चला जी कार्बन 12 के आइसोटोप्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। ये बेसिक
बेसिकली ये जो कंपैरिजन है, आप इन करंट का जो कंपैरिजन करते हैं, यही कंपैरिजन आपको एग्जैक्ट मास नंबर आइसोटॉप्स के बताता है। अब यही चीज़ जो है वो हमने क्या किया, ये जो आपके सामने एग्जांपल दी गई है, डायग्राम दी गई है सिंपल, ये बेसिकली नियोन के आइसोटॉप्स को क्या किया है, सेपरेट किया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे जो है वो इसको लेकर चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे वो जो बात बयान कर रहा है, कहता है स्मॉलर द मैस टू चार्ज रेशो, जितनी मैस टू चार्ज रेशो थोड़ी होगी उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा। एज वी नो डैट मैस टू चार्ज रेशो हमें दिख रही थी, मैस टू चार्ज रेशो हमें दिख रही थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, आर स्केयर के, ऐसे ही ना, ठीक है। आर स्केयर की अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आपकी मैस टू चार्ज रेशो, इसका मतलब है मैस टू चार्ज रेशो जितनी कम होगी उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या प्रोड्यूस करेगी, कम करेगी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एच स्केयर भी लगा हुआ था उस इक्वेशन के अंदर, जो एच स्केयर ये बयान कर रहा था अगर मैस टू चार्ज रेशो कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, कम होगा। अब क्या होगा, अब ये देखें आयन कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, सिग्नल आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, अब हमारा स्पेक्ट्रोग्राफ बनेगा जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर क्या होगा कि आयन जैसे आकर डिटेक्टर पर पड़ेंगे वहां पर करंट बनेगा, उस करंट को क्या किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा। उस एम्पलीफाई करने के बाद उस करंट को कहाँ भेजा जाएगा, रिकॉर्डर के अंदर, और वो रिकॉर्डर उस करंट की जो है वो अबेंडेंसी और उस करंट की स्ट्रेंथ की बुनियाद पर क्या बना देगा, ग्राफ बना देगा। वो ग्राफ मुख्तलिफ आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबेंडेंस को बताएगा, किसके अगेंस्ट, उनके मैस नंबर के। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि फिगर 1.2 क्या बयान कर रही थी, नियोन के आइसोटॉप्स के बारे में, और ये फिगर 1.3 क्या बता रही है, ये मैस स्पेक्ट्रम बता रही है किसका, नियोन के आइसोटॉप्स का। नियोन के आइसोटॉप्स जो है वो एक है 20 मैस नंबर 20 वाला, एक मैस नंबर 21 वाला, एक मैस नंबर 22 वाला। इसमें से रिलेटिव अबेंडेंस जो है वो किसकी ज्यादा है, किसकी, कौन से वाले की, मैस नंबर 20 वाले की कितनी है, 90 पॉइंट तकरीबन जो है वो 92%। उसके बाद जो है वो 21 वाले की 0 पॉइंट एंड समथिंग, और उसके बाद जो है वो 22 वाले के भी तकरीबन जो है वो 8.82 के करीब है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो नियोन का आइसोटोप कौन सा पाया जाता है, नियोन 20 वाला। समझ आ गई ये बात। अब सवाल ये है कि ये तीनों आइसोटॉप्स की हमें रिलेटिव अबेंडेंस पता चल गई है। अब हमने तीनों आइसोटॉप्स को क्या करना है, सेपरेट करना है तो ये इकट्ठे ना, रिलेटिव अबेंडेंस पता चल गई। अब हम सेपरेट करना चाहते हैं, उस सेपरेशन के लिए कुछ मेथड हैं जो हमें बताए गए हैं। आइसोटॉप्स को सेपरेट करते हैं इन मेथड्स की बुनियाद पर। कुछ इनके बाद थर्मल डिफ्यूजन है, उसके बाद क्या है, डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन का मेथड सब लोग जानते हैं। उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन और सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है कि फास्ट मूविंग मशीन के अंदर डाला जाता है, उसको और घुमाया जाता है और डेंसिटी की बुनियाद पर हमें सेपरेट कर लिया जाता है। जिसका मैस ज़्यादा होगा वो अलग से सेपरेट होगा, जिसका कम होगा वो ऊपर रह जाएगा, जिसका बिल्कुल कम होगा वो ऊपर रह जाएगा। इस तरह उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर उनको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की बुनियाद पर भी किया जाता है। उसके बाद लेज़र सेपरेशन की बुनियाद पर भी किया जाता है। ये कुछ मेथड है जिनकी बुनियाद पर हम ये आइसोटॉप्स जो हमारे पास बने थे इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब सवाल ये है कि हमारे इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है अच्छे तरीके से। इसके अंदर से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से, इसमें से सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो हमने आपको स्टार्ट में बताया था। उसके बाद हम क्या बताएंगे, इसमें जो है वो मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपको पहले बता दिया कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं आइसोटॉप्स को सेपरेट करने वाले।
उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को सबको ये बात समझ आ गई होगी। इसके अंदर से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी, ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।